आज हम 2 जुलाई का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल का है, लेकिन हार्ड नहीं है, सिंपल रिकर्शन का क्वेश्चन है। कैसे रिकर्शन का क्वेश्चन है वो समझेंगे। देखो, वीडियो शॉर्ट बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ करिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। वहां पे अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स कर सकते हैं, उल्टा सीधा ना लिखे तो अच्छा है। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप उसको मुझे सलाह के तौर पे दे सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो तुम पढ़ के आए होगे, ठीक है। बिना क्वेश्चन पढ़े इस वीडियो में अगर तुम आए हो तो तुमने सबसे बड़ी गलती करी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें, अपनी तरफ से ट्राई देना है 10-15 मिनट 20 मिनट का। उसके बाद अगर नहीं होता है फिर आना है, और अगर हो भी जाता है तब भी आना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है अच्छा एक सॉल्यूशन है वो बताता हूँ। मैं अपना सॉल्यूशन जो है कई बार वो नहीं बताता, कई बार वो सॉल्यूशन बताता हूँ जो एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ठीक है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल, देखो मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। देखो, इस तरीके से आपको एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। एक एरे है जो कि, देखो, एरे है, एरे ऑफ एरे है, ठीक है। यानी ये एक एरे ऑफ एरे है, यानी कि वेक्टर ऑफ वेक्टर मान सकते हो, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मान सकते हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है ना, ये क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। इसको तुम एरे ऑफ एरे इंटीजर भी मान सकते हो, ठीक है। अभी इस एरे में देखो, एक छोटा छोटे एरे में दो वैल्यूज है, 0 1। इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है वो 0 वाली बिल्डिंग से 1 वाली बिल्डिंग में शिफ्ट होना चाहता है। यहाँ पे 1 से 0 में, देखो वही चीज बताया गया है। जीरो से देखो 1 में एक जाना चाहता है, 0 से 1 में और एक दूसरा, मतलब कि दो ऐसे पर्सन है जो 0 वाली बिल्डिंग से 1 में जाना चाहते हैं, ठीक है। और देखो 1 से 0 में जाना चाहते हैं तो ये 1 वाली बिल्डिंग है, 1 से 0 में ए वाला व्यक्ति, ए बी वाला जाना चाहता है। फिर 1 से 2 सॉरी, फिर है तुम्हारा 2 से 0 में, 2 से 0 में यानी कि बिल्डिंग 2 से 0 में कौन जाना चाहता है, 2 से 0 में जाना चाहता है ये जेड वाला व्यक्ति। फिर 3 से 4, देखो 3 से 4 में ये सी वाला व्यक्ति जाना चाहता है। इस तरीके से इसको मैपिंग करिए इन लोगों ने, मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो, तो तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम हम कितने रिक्वेस्ट को ग्रांट कर सकते हैं ताकि किसी भी बिल्डिंग में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का चेंज है वो 0 रहे। यानी कि अगर किसी बिल्डिंग से 2 पर्सन जा रहा है तो 2 पर्सन आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, सब हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। तो देखो, अगर इस बिल्डिंग 1 की सोचोगे तो बिल्डिंग 1 से देखो एक गया, 2 गया और 2 आए हैं, तो बिल्डिंग 1 ठीक है। लेकिन अगर इस वाली बिल्डिंग की बात करोगे तो देखो 2 आए 2 गए, तो इस वाली बिल्डिंग के लिए भी ठीक है। यहाँ पे देखो एक आया एक गया, तो यानी कि इन तीनों बिल्डिंग में जितने भी रिक्वेस्ट है सारे रिक्वेस्ट को तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से, या तो तुम ऐसा सोच सकते हो पर्सन बाय पर्सन, देखो ठीक है। यहाँ पर एक्स गया और बी आया, इस वाली बिल्डिंग से एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, तो इन दोनों को तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक्स और बी जो है सेम है, तो एक्स और बी के आने इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रिक्वेस्ट तुम तो कर ही सकते हो। फिर तुम देखो कि 0 से वाई इधर जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, तो इन तीनों बिल्डिंग में एक जा रहा है एक आ रहा है, तो इन तीनों रिक्वेस्ट को भी तुम पॉसिबल कर सकते हो। तो 5 रिक्वेस्ट ऐसे हैं जिनको तुम ग्रांट कर सकते हो, लेकिन इस वाले को नहीं कर सकते। इससे अगर सी चला गया, सी में कोई आ नहीं, मतलब अगर बिल्डिंग 3 से सी चला गया लेकिन सी में कोई अगर पर्सन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर भी अनबैलेंस हो जाएगा कि एक आ गया लेकिन कोई गया नहीं, ठीक है। तो ये वाला रिक्वेस्ट हम कंसिडर नहीं कर सकते, इससे जो है बैलेंस खराब हो जाएगा। तो लेकिन इन 5 रिक्वेस्ट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस वही आंसर होगा कि कितने रिक्वेस्ट को तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में भी देख लो तुम। देखो एक 0 से 0 यानी कि वो वहीं पे रहना चाहता है, तो ये वाला रिक्वेस्ट तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। इस तरीके का रिक्वेस्ट अगर आए तो 1 से 2 में जाना चाहता है, 2 से 1 में जाना चाहता है, तो इन दोनों को भी कर सकते हो, तो टोटल 3 को कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में तुम देखोगे, देखो इसकी अगर मैपिंग करोगे, देखो 0 से 3 में जा रहा है, 3 से 1 में, देखो 0 से 3 में एक गया, 3 से एक निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 में एक गया, 1 से एक निकल गया, ठीक है। 2 में एक गया, 2 से एक निकल गया, तो यानी कि ये चारों रिक्वेस्ट को पॉसिबल किया जा सकता है। अब देखो कंस्टेंट यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। कंस्टेंट क्या है, रिक्वेस्ट डॉट लेंथ जो है 16 होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एरे है ना, एक एरे दूसरा एरे, तो ऐसे 16 एरे हो सकता है। देखो रिक्वेस्ट लेंथ कितना 16 है, और बिल्डिंग कितनी हो सकती है, 20 बिल्डिंग हो सकती है, 1 से 20 तक बिल्डिंग हो सकती है। इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है।
अब चलो इस पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं। अब सोचो इसको कैसे करोगे। तो पहला वाला तुमने रिक्वेस्ट लिया, अब तुम कैसे करोगे। तो देखो विजुअली तो ये बहुत इजी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कर रहे हो, लेकिन कोड में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले सोचो कि 0 से 1 में गया एक, ठीक है। ये रिक्वेस्ट अगर वैलिड तुम कर लोगे, इस रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम क्या सोचोगे कि 0 से 1 में अगर एक व्यक्ति चला गया तो 0 में एक एम्प्लॉय कम हो गया और 1 में एक एम्प्लॉय बढ़ गया। तो अब तुम क्या करोगे, ऐसे ही सारे रिक्वेस्ट को तुम कर दो कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो सारे रिक्वेस्ट को अगर तुम ऐसे ही पॉसिबल कर दोगे, मतलब कि जैसे 0 से 1 में गया ना, तो क्या करो, जैसे मान लो सब में इनिशियली 0 थे, तो 0 से अगर 1 में गया तो तुम क्या करो, तो 0 में क्या कर दो, माइनस कर दो कि 0 से 1 चला गया तो 0 में माइनस माइनस हो गया, और 1 वाले में प्लस प्लस कर दो। सेम यहाँ पर, अब यहाँ से 1 से 0 में गया तो 0 में प्लस प्लस कर दो, 1 पे माइनस माइनस कर दो। ऐसे ही तुम पूरा एरे को कर दो, मान लो ऐसे ही तुम पूरे एरे को कर दो। मतलब एक दूसरा एरे होगा जहां पर 0 से लेकर 0 इतने साइज का ही होगा, ठीक है, सारे होगा। फिर तुम क्या करो, जैसे 0 वाले के लिए 0 वाले में माइनस माइनस करो, 1 वाले में प्लस प्लस करो, इस तरीके से उसके इंडेक्स पे प्लस माइनस करो। फिर तुम क्या करो कि लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाए तब चेक करने की कोशिश करो, है ना, तब चेक करने की कोशिश करो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो ये चीज तुम्हारे पास आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आ गई। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक होगा जैसे 0 0 0 0 और 0, ऐसे ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट थी वो वाली, ऐसे ही 5 रिक्वेस्ट थी, 2 3 4 5, इन पांचों को हमने वन बाई वन एक्सेस कर लिए, या कहीं कभी यहाँ पे माइनस किया, कभी प्लस किया। तो करने के बाद अगर वो पूरा का पूरा 0 0 0 रहता है, तब जाके इसका मतलब क्या है कि जितने आए उतने गए। लेकिन अगर जैसे मान लो यहाँ पर से गया तो -1 हो गया, लेकिन आया कोई नहीं, लेकिन बाकियों में सही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने कंसिडर किया है ना, इतने हम नहीं कर सकते, मतलब कि इस टाइप के रिक्वेस्ट को हम कर नहीं सकते। जैसे कि उस एग्जाम्पल को मैं लिख लेता हूँ पहले, सबसे पहले तुम्हें समझ में आएगा। देखो इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लो, ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ लो, एग्जाम्पल आ चुका है मेरा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनफ है। देखो रिक्वेस्ट दिख रहा है ना, बस बहुत है। अब सोचो इन रिक्वेस्ट को तुम कैसे कैसे पॉसिबल करोगे। ये जो रिक्वेस्ट है कैसे पॉसिबल करोगे। तो सबसे पहले मान लो कि जो पहला वाला रिक्वेस्ट है उसको तुम कंसिडर करोगे। तो पहले वाले रिक्वेस्ट को अगर तुम कंसिडर करोगे तो तुम क्या करोगे, जो एरे होगा उसमें क्या होगा, एरे में क्या होगा, जो 0 वाला है वो माइनस माइनस होगा, यानी कि -1 हो जाएगा। जो 1 वाला होगा वो प्लस हो जाएगा, और बाकी जो तीनों है वो 0 0 ही रहेंगे, इस तरीके से। यानी कि एरे अब ऐसा है, ठीक है, ओके। फिर फिर तुम क्या करोगे, जब 1 0 को भी कंसिडर करोगे, इसके बाद इतना तो हो गया, उसके बाद तुम 1 0 को कंसिडर करोगे। तो 1 और 0 को कंसिडर करोगे तो अब तुम्हारा क्या होगा कि 0 वाले पे प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 था 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देखो 0 से 1 में गया 1 में 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से सभी 0 0 0 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर जब तीसरा वाला लोगे 0 से 1 में फिर गया, फिर वही बन जाएगा -1 1 0 0 0। समझने की कोशिश करो। फिर 1 2 गया, तो उस हिसाब से 1 2 में भी तुम सोचो क्या होगा। 1 2 में होगा, देखो ये 1 है और ये 2 है। 1 से 2 में गया तो देखो ये तो -1 रह गई, 1 से 2 में गया तो 1 में माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 2 में गया तो 2 में गया तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 0, 1 से 2 में गया, फिर 2 से 0 में गया। तो ऐसे ही जब पूरा करने के बाद अगर सब 0 0 0 आता है, इसका मतलब है कि चेंजेस सेम है, यानी कि सारे को तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, तुम सारे को नहीं कर सकते, क्योंकि जब लास्ट में करोगे 3 से 4 में तो ऐसा लास्ट में ऐसे आएगा
कि ये तो 0 0 0 रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा 3 से 4 में गया तो -1 और 1, तो ये सारे 0 0 है नहीं, तो ये वाला तुम पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि देखो सारे अगर 0 आएंगे तो ये एक ही कंडीशन तुम बना सकते हो कि अगर तुम सारे रिक्वेस्ट को पॉसिबल कर सकते हो तो सारे 0 आएंगे, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा, जितने रिक्वेस्ट है सारे रिक्वेस्ट तुम पॉसिबल कर सकते हो। लेकिन अगर सारे रिक्वेस्ट को तुम मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो बीच वाली कंडीशंस है उसको तुम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर सारे रिक्वेस्ट पॉसिबल है तो तुम सिंपल तरीके से लूप चलाओ, और लूप चला के प्लस माइनस करते जाओ, एंड में देखो सारे 0 है तो सारे रिक्वेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 5 में से 3 रिक्वेस्ट पॉसिबल हो, 2 रिक्वेस्ट पॉसिबल हो, या 1 पॉसिबल हो, तब उसको कैसे निकालोगे? तब उसको निकाल सकते हो तुम, सोचो रिकर्सन से। कैसे? जैसे मान लो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे सेम तरीके से करेंगे, ये एरे की तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, जैसे मान लो हम ये सोच के चलेंगे कि मान लो कि पहला वाला कंसीडर कर सकते हैं, तो एक अलग पूरा कॉम्बिनेशन बना दो। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, मानेंगे कि दूसरा पहला वाला नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा आंसर होगा, आंसर तुम्हारा चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आंसर मान लो तुम्हारा कुछ भी हो, उसमें होगा तो यही ना कि या तो तुमने इसको कंसिडर किया होगा या इसको कंसिडर नहीं किया होगा। इसका मतलब हर एक रिक्वेस्ट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर तुम्हारे 16 रिक्वेस्ट हुए तो कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी सब मिलाकर, 2 टू द पावर 16। कैसे? जैसे मान लो हमने इस वाले जो ए वाला जो एरे है, मान लो कि एक में ऐसा लिया कि 0,1 को हमने कंसिडर कर लिया, अगले वाले में क्या करा, इसको कंसिडर नहीं किया, फिर अगले वाले में हमने ये तो हो गया, फिर दूसरे वाले को लिया कि एक बार हमने कंसिडर किया, एक बार हमने कंसिडर नहीं किया, फिर तीसरा वाला आएगा क्या है वो 0,1, इसको कंसिडर किया, इसको कंसिडर नहीं किया। इस तरीके से जो रिकर्सन खुलेगा, तो ऐसे क्या होगा, जितनी भी कंडीशन बन सकती है, मतलब इसको हो सकता है जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये वाला चलेगा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉसिबल है, तो ये तीनों भी कहीं ना कहीं इस रिकर्सन में आ जाएगा। मान लो कि ये वाला पॉसिबल हो सकता है और ये वाला पॉसिबल हो सकता है, तो ये दोनों भी किसी ना किसी पोजीशन में आ जाएगा इसमें, क्योंकि रिकर्सन में जो है सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो बस वही करना है हमें कि हम सारी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे रिकर्सन की मदद से, और हर पॉसिबिलिटी के लिए एक हम आंसर वेरिएबल, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी के लिए जो है आएगा, जैसे किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब कि पॉसिबिलिटी कब ट्रू होगा, जब एंड में उसका ये सारा 0 0 0 होगा। तो हो सकता है 0 0 0 काफी सारी कंडीशन में आए, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन में आएगा। जैसे मान लो तुम इन दोनों को ले लो 0 1 और 1 0, अगर इन दोनों को ही तुम एक्सेस करा दोगे तो भी सारी मतलब 0 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने एक्सेस ही नहीं किया। तो इस तरीके से सबको करना है, तो 0 0 0 जब तक आते जाए उन सबको लेना है और मैक्सिमम वाले को लेना है। जैसे कि मान लो 2 रिक्वेस्ट को कंसिडर करने पर सारे 0 आए थे, तो आंसर में 2 है। फिर मान लो कि तुमने इन 4 को एक्सेस किया, तब भी तुम्हारा सारे 0 आए, तब तुम्हें आंसर को 4 कर देना है 2 को काट के। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जो भी रिकर्सन होगा उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार कंसिडर करना है, एक बार कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, हाँ, और तुम्हारे पास जो एरे होगा तो हर एक के लिए एरे अलग होगा। जैसे यहां पर आया तो यहाँ पर एक एरे का अलग कॉम्बिनेशन, जब हमने कंसिडर कर लिया फिर इसको जो एरे पास करेंगे उसकी अलग कंडीशन होगी। ठीक है, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, एक छोटा सा बैक ट्रैक समझाता हूँ अब कि बैक ट्रैकिंग तुम कैसे करोगे। इतना तो कर ही लोगे, लेकिन बैक ट्रैक करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। जैसे देखो, ऐसे मान लो कि यहाँ पर सॉरी ऐसे मान लो इस तरीके से तुम बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर है। ठीक है, पहला तुमने मान लो कि 0 1 को तुमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा, तो 0 1 को अगर कंसिडर कर लिया तो तुम्हारा जो एरे होगा ना, अभी जो एरे होगा -1 1 0 से 1 में गया तो 1 में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इनिशियली सब 0 था, तो 0 0 और 0, ये तुम्हारा एरे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनिशियली एरे था वो क्या था हमारा 0 0 0 0 और 0। तो जब ये वाला कंडीशन चला तो ये चीज मिली, लेकिन इधर जो है, इधर कुछ कंसिडर तो नहीं हुआ, लेकिन एरे इधर क्या होना चाहिए, इधर तो एरे तुम्हारा ये वाला होना चाहिए ना, क्योंकि कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे एरे ये वाला होना चाहिए। तो सोचो कि लेफ्ट में तुम्हारा ए वाला एरे था और राइट में ए वाला एरे तुम कैसे मिल सकता है तुम्हें,
तो जब भी तुम यहाँ से वेक्टर करोगे ना, मतलब कि देखो, मतलब सोचो कि तुमने लेफ्ट वाली कंडीशन लिख ली, रिकर्शन की लेफ्ट कंडीशन लिख लिया, ठीक है, लेफ्ट कंडीशन लिख लोगे तो लेफ्ट कंडीशन में इसको तो ऐड करोगे ही करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट कंडीशन लिखने के बाद राइट कंडीशन लिखने के बीच में ये एरे तुम्हें एक ही एरे पास कराना है साथ, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग एरे। तो इसी एरे को अगर यहाँ पे पास करना है, इसी एरे को यहाँ पे पास करना है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि इसी एरे को ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी भी कंडीशन में तुम्हारा एरे ऐसा है, ठीक है, ए वाला एरे है, इस वाली कंडीशन में, इस वाली मान लो कोई भी एक कंडीशन है यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर लेफ्ट में ए वाली कंडीशन है, तो तुम राइट में कौन सा एरे देना चाहोगे, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा 1,0 था, तो राइट में तुम जो एरे पास कराओगे, राइट में कौन सी एरे जाएगी, राइट में बस वो वाली एरे जाएगी जो इस कंडीशन इससे पहले थी, जस्ट यहाँ पे जो एरे था वो वाला एरे यहाँ पे आना चाहिए, इसके ऊपर वाले जो इसके पेरेंट में जो एरे था वो आना चाहिए, इसके पेरेंट में कौन सा एरे था, इस वाली कंडीशन को हटाने के बाद जो एरे बनेगा, तो इस वाली कंडीशन को हटा के यहाँ पे भेजना है। और इस कंडीशन को लगाया कब था, जब हमने इसको कंसीडर किया था, तो जो कंसीडर किया था ना उसी को हटाने को बैक ट्रैक कहते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 और 0 अप्लाई किया, तो हमें बस क्या करना है, 1 और 0 को जो अप्लाई करने की दो कोड लिखी थी ना, उन दोनों कोड को हटा देना है। मैं कोड करूंगा तब जाके इस चीज को समझाता हूँ कि ये वाली कंडीशन को हटा के जो इसके पेरेंट में एरे थी उस एरे को यहाँ पे पास करना, इसको बैक ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ डायरेक्ट कोड करने पर, कोड करता हूँ और समझाता हूँ क्या क्या करना है। देखो हमें इतना तो पता चल गया ना कि हमें रिकर्सन लगाना है, ओके। तो देखो अब करना क्या है, कितने अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, देखो ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा दिखे हल्का सा, हाँ ठीक, ओके फाइन। तो सोचो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक एरे तो बनाना ही है ना, एक एरे बनाना है तुम्हें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करो, उस एरे को बनाने की कोशिश करते हैं। चलो एरे क्या होगा हमारे पास, वेक्टर और वेक्टर बना लो, एक वेक्टर बना लो, इन एक वेक्टर बना लो जो कि स्टेटस को स्टोर करेगा। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बनाना है हमें, ठीक है ना, वेक्टर इंट नाम रख दो स्टेटस, ये स्टेटस स्टोर करेगा, हाँ कि स्टेटस अभी है क्या, और कितना साइज का होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा n साइज का, और सबकी इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लो कि हम जो है निकालेंगे कि कितना मैक्सिमम रिक्वेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम अपना फंक्शन बनाते हैं अलग से, ठीक है, वहां पे सारी चीजें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो देखो हम अपना फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका जो पैरामीटर्स वगैरह है ना, इसके हम सिग्नेचर को बदल नहीं सकते, तो हम अपना सिग्नेचर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो जो यहाँ से जरूरत है वो हम पास करा लेंगे और अपना सिग्नेचर बना सकते हैं। तो उसमें मान लो कि उसका नाम रख दिया हमने मैक्स रिक्वेस्ट, थोड़ा सा बदल दिया, मैक्स रिक्वेस्ट। हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो हमें जो पहले से है वो तो चाहिए ही होगा, है ना, जैसे कि हमें स्टेटस जो भी है, जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट तो चाहिए होगा, रिक्वेस्ट चाहिए होगा, और जो एरे हमने भी बनाया स्टेटस वाला वो भी चाहिए होगा, ठीक है, दो चीज हो गई। और क्या चाहिए होगा कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, वो भेज दो। फिलहाल इतने ही हमें पता है कि इतने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट में तुम जो भी आंसर बनाओगे, देखो ग्लोबली एक आंसर वेरिएबल बना लो, क्योंकि आंसर हमें रिटर्न करना है, इसमें हम अपडेट करते रहेंगे अपने आंसर को। तो आंसर जो है ग्लोबली 0 डिक्लेयर कर दिया, और जो आंसर हमें रिटर्न करना था, तो हमने आंसर रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न आंसर। अब हमें क्या करना है, बस उसको अप्लाई जो है फंक्शन बनाना है, ठीक है, बना लो। देखो हम ग्लोबली आंसर को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वर्ड हो सकता है, क्योंकि हम बस जस्ट आंसर वेरिएबल को अपडेट कर देंगे अपने, तो वर्ड फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया वर्ड फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास, मैक्स रिक्वेस्ट। कौन कौन से पैरामीटर पास हो रहे थे, एक तो रिक्वेस्ट पास हो रहा था, तो रिक्वेस्ट का जो टाइप है वो ये है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, वेक्टर और वेक्टर इंट था ना, नाम इसका भी रिक्वेस्ट ही रख देते हैं,
ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए था, दूसरा हमें स्टेटस चाहिए था, तो स्टेटस का टाइप क्या होगा, वेक्टर इंट। तो इसका भी नाम हम स्टेटस ही रख लेते हैं। ठीक है, और क्या है हमारे पास, एक इंटीजर एन है। इंटीजर एन को हमने इंटीजर एन मान लिया। अच्छा, अच्छा सोचो, दो दो चीज और भी तो चाहिए। देखो दो चीज और क्यों चाहिए कि देखो, सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडेक्स के लिए मान लो कि सबसे पहले 0 इंडेक्स काम करेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंट इंडेक्स। ठीक है, और क्या चाहिए होगा सोचो। अच्छा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे पता कैसे करोगे कि कितनों को हमने कंसिडर किया है। जैसे हमने बोला था ना कि इसको कंसिडर किया या नहीं किया, तो जब कंसिडर करेंगे तो काउंट बढ़ा लेंगे, तो एक काउंट भी ले लो, समझ रहे हो ना। जैसे अगर कंसिडर करेंगे तो काउंट बढ़ा लेंगे, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हमें पता होगा ना, जब मान लो एंड हो जाएगा किसी एक ब्रांच में, बहुत सारी रिकर्सन की ब्रांच होगी, किसी एक ब्रांच में जब रिकर्सन खत्म हो जाएगा, तब पता होना चाहिए ना कि हमने कितने रिक्वेस्ट को कंसिडर किया है। तो जिस भी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे तब हम काउंट को बढ़ा लेंगे, उससे हम काउंट हमें ये बता देगा तब। तो काउंट यहाँ पे है, तो इनिशियली काउंट क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ से 0 और एक पास कर दो। समझ में आ गया ना कॉलिंग फंक्शन, और इसका डेफिनेशन बना है, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिख लिया। तो काउंट हो गया हमारा, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमें क्या पता था, सबसे पहले अब हम रिकर्सन को लिखते हैं। ठीक है, रिकर्सन की, देखो रिकर्सन जब भी फंक्शन लिखते हैं हम, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले रिकर्सन कैसे कॉल होता है वो लिख लो, फिर रिकर्सन कहाँ पर से मतलब खत्म होगा, यानी कि रिकर्सन की कंडीशंस लिखनी है, बाद कंडीशंस को बाद में लिखो, पहले कॉल लिखो। कॉल में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि रिकर्सन में इसको कंसिडर कर ले, इस जो भी इंडेक्स पे है उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने से क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें वो सोचो। देखो कंसीडर करने से हमारा जो स्टेटस एरे है, जो स्टेटस एरे है उसमें इसकी स्टेटस स्टोर करनी पड़ेगी। 0 से 1 में गया ना, तो 0 वाले में माइनस माइनस करना पड़ेगा, 1 वाले में प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 0 वाले किस में, स्टेटस के 0 में, तो स्टेटस का 0 यही तो है। जब हम कंसीडर करेंगे तो स्टेटस का 0, तो स्टेटस का, अब सोचो 0 कैसे आएगा, ये यहाँ पर 0 है, हमें थोड़ी पता है ये क्या है, ये रिक्वेस्ट का जिस इंडेक्स पे काम कर रहे हैं उसका 0 वाला, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के जिस इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, जिस इंडेक्स पे काम कर रहे हैं उसका उसका 0 वाला, उसका 0 वाला पहला वाला। 0 का मतलब ये वाला 0 नहीं है, यानी कि उसके पहले वाला। जैसे मान लो ये इस पे काम हो रहा था इस वाले इंडेक्स पर, तो इस वाले इंडेक्स के पहला वाला यानी कि 3, तो वो कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट के इंडेक्स का पहला वाला, यानी 3 पर, यानी कि 3, तो स्टेटस ऑफ 3, ये पूरे की जगह 3 रिप्लेस हो जाएगा, तो स्टेटस ऑफ 3 क्या होना चाहिए, माइनस माइनस। लो कर दिया माइनस माइनस, यही लिखना था। सेम तरीके से एक प्लस प्लस भी होगा। प्लस प्लस कौन सा होगा, जो 1th पोजीशन पे है। देखो सबसे पहले तो इसको प्लस प्लस लिखो, और कौन सा, अब 0 वाला नहीं, 1 वाला प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। ये स्टेटस के एरे में 0 वाला एरे था, वहां पे प्लस माइनस होता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इतना हुआ। ठीक है भाई, कि तुमने जो करना था कंडीशंस कर दी, अब तुम्हें कॉल भी तो करना है। अब कॉल जब करोगे तो तुम कॉल क्या करोगे, देखो कॉल को पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर कॉल को वो करता हूँ। देखो कॉल कैसे होगा, कंसिडर वाला कॉल है। कंसिडर अगर कर लोगे तो रिक्वेस्ट तो तुम्हारा, देखो तुमने कंसिडर कर लिया है, तो अभी जो नया रिक्वेस्ट भेजा, जो स्टेटस का अभी जो अपडेट है वो भेजा, क्योंकि देखो अगर तुमने कंसिडर कर लिया है, देखो सोचो अगर कंसिडर कर लिया है तो इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों में क्या भेजोगे, यही वाला एरे भेजोगे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में भी 0 0 0 0 भेजेगा, राइट में भी 0 0 0 0 भेजेगा। ठीक है, हाँ, तो सेम एरे को भेजना था ना यहाँ पर अभी, तो फिलहाल तो देखो स्टेटस भेज दिया। अभी जो है, अभी एन ही पास होगा, क्यों, क्योंकि नंबर है वो तो। अब जो इंडेक्स है सोचो, इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स अब बढ़ जाएगा ना, तो 0 ना रह के अब क्या होगा, इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा, अगले इंडेक्स पे काम होगा। और काउंट, यहाँ पे कंसिडर करने वाला कॉल है, तो काउंट भी प्लस 1 होगा, काउंट प्लस 1 होगा। ये चीज समझ में आएगी ना। देखो ये वो वाला कंडीशन है जब हमने कंसिडर किया है। अब सोचो
दूसरा कंडीशन लिखेंगे जब हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो उसको भी लिख लेते हैं पहले, फिर मैं समझाता हूँ कि उसको लिखने से पहले क्या करना था। अरे सॉरी, ठीक है। अच्छा, अच्छा जब कंसीडर नहीं करेंगे तो कॉल में जो है काउंट बढ़ेगा नहीं, क्यों, बस काउंट नहीं बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब सोचो कि यहाँ पर जो तुमने स्टेटस रिटर्न किया है, जो स्टेटस एरे रिटर्न किया है, वो यही वाला स्टेटस एरे है, जबकि तुम्हें ये पास नहीं करना था। सोचो सोचो, मैंने ये समझाया था। देखो देखो, जब तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और जब तुम राइट वाला कॉल करा रहे हो, तो राइट वाला कॉल करा रहे हो तुमने, देखो लेफ्ट वाला कॉल कराया, लेफ्ट कॉल करा लिया, ठीक है। लेफ्ट को कॉल कराने के बाद तुमने राइट कॉल कराने के लिए स्टेटस पास, ए वाला पास कर दिया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो है ए वाला एरे देना था। तो ए वाला एरे इस वाले एरे से ए वाला एरे कैसे चेंज होगा, बस जो दो कंडीशन लगा के इसको बनाया था ना इस वाले एरे को, उन दोनों कंडीशन को रिवर्स कर दो। देखो वो कैसे होगा, कि हमने इन दोनों कंडीशन को लगाया था ना, इन दोनों कंडीशन को लगाया था, तो इन दोनों कंडीशन को हटा दो यहाँ से। क्या हटाना बहुत ईजी है, लो हटा दिया। ये माइनस माइनस था, इसको प्लस प्लस कर दो, और ये प्लस प्लस था, इसको माइनस माइनस कर दो। हो गया, दोनों स्टेटस हटा दिया और राइट वाला कॉल कर लिया। देखो ये चीज समझ में आई कि ना, देखो दोनों कर लिया अब हमने, और इसका कॉल भी कर लिया। अब इसका हमें वो वाली कंडीशन लिखनी थी कि कहाँ पे इसको जो है खत्म होना है। खत्म कब होना है, जब भी ये एंड में पहुंच जाए, जब भी इंडेक्स खत्म हो जाए। इंडेक्स खत्म होगा तभी ना, तो लिख दो कि इफ, अगर हमारा इंडेक्स लास्ट में पहुंच गया है, कि अगर इंडेक्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट के लास्ट में पहुंच गया, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट साइज, रिक्वेस्ट डॉट साइज के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो गया है तो तब क्या करना है, सोचो। अगर लास्ट में पहुंच गया तब हमें क्या करना है, जो भी हमारा स्टेटस वाला एरे था, अगर मान लो लास्ट में पहुंच गया, तो हम क्या देखते थे, हम क्या देखते थे, देखो तब हम क्या करेंगे कि स्टेटस एरे को चेक करेंगे, स्टेटस एरे को चेक करेंगे, यहाँ पर ये स्टेटस एरे को चेक करेंगे पूरा। अगर सब जीरो है तो जो भी काउंट है वो आंसर में अपडेट कर दो, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरा स्टेटस एरे को चेक करना पड़ेगा, जो भी स्टेटस वेक्टर है उसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, लूप लगा लो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, स्टेटस एरे में चेक कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, आई लेस देन, और स्टेटस का साइज कितना है, एन है, वो तो पता ही है। स्टेटस एरे का साइज कितना होगा एन, क्योंकि स्टेटस एरे हमने एन का ही, तो एन साइज का ही बनाया था, ठीक है। एन और आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके फाइन। अब क्या चेक करना है तुम्हें, कि अगर तुम्हें चेक करना था कि अगर कहीं पे भी, मतलब सारे जीरो होना चाहिए, तो चेक कर लो कहीं पे भी वन हो तो नॉर्मल रिटर्न हो जाए। तो इफ कहीं पे भी मतलब कि जीरो ना हो, कहीं पे भी जो है जीरो ना हो, तो तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्टेटस ऑफ आई, ऐसा अगर होगा तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाए, कोई वैल्यू रिटर्न ना हो, डायरेक्ट नॉर्मली रिटर्न हो जाए। ये चीज समझ में आएगी ना, देखो कहीं पे भी अगर जीरो नहीं होगा, कोई भी होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा। लेकिन कहीं से रिटर्न नहीं होता है, तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तो तुम्हें रिटर्न, रिटर्न तो वर्ड फंक्शन है, नॉर्मली रिटर्न होगा, लेकिन बस आंसर को अपडेट कर देना है। तो आंसर अपडेट कर दो कि आंसर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, या तो जो पहले से आंसर था या अभी का आंसर, मैक्सिमम देखना है। मैक्स ऑफ दो चीज होगा, या तो जो पहले था, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितना पॉसिबल है वो बताना है, और ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं ये इस वाली ब्रांच के लिए, इस कंडीशन के लिए क्या आंसर है वो है ये, ठीक है। तो पहले का आंसर जो था वो, या तो अभी का जो काउंट है, यानी कि अभी कितने काउंट हमने कंसिडर किया है कि हमारे सारे जीरो आ रहे हैं, है ना, तो वो काउंट है, जो भी ज्यादा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, सेम तरीके से। तो बस ये हमारा हो गया, सारी कंडीशन हमने लिख दिया, रन करा के देखते हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा ये क्या दे रहा है, स्टेटस की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, STATUS, स्टेटस, शायद और भी गलत आ रहे थे, बहुत सारा गलत लिखा है भाई, अरे यार,
सारे गलत लिख दिए भाई। एक सेकंड चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे, हाँ यहाँ पे तो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां से कॉपी किया है ना, तो वो सेम कॉपी होता है। अब देखो, अरे यार मैंने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ यार। इंडेक्स, ठीक, बाकी तो ठीक है। ठीक है, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो है, लेकिन क्वेश्चन का जो कोड है वो तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर चीजों को पूछिए, हो सकता है मैं कुछ चीज छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा ये एक्सेप्टेड आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो सोचो जरा, क्वेश्चन कोड खोलता हूं मैं। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है कि एक बार कंसिडर कर रहे हैं, एक बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से हमारे पास अगर एम रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट का साइज जो भी होगा उतना अगर है, जैसे मान लो एम रिक्वेस्ट है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 to the power m हो जाएगी। और हर एक कंडीशन के लिए हम ए वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, एन बार चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी बताओ, 2 to the power m। ऑर्डर ऑफ 2 to the power m तो होगा ही, मल्टीप्लाई एन। ठीक है, एम क्या है, यह है साइज ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ बिल्डिंग। ये समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा स्पेस की बात करोगे, तो स्पेस हमने ज्यादा लिया नहीं है। स्पेस हमने कितना लिया है कि एक तो हमने जो स्टेटस एरे बनाया था, जो स्टेटस एरे बनाया था उसने स्पेस लिया, और हमारा जो स्टैक है वो स्पेस लेगा, है ना। तो कितना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, है ना। जो भी जा सकती है भाई, एन है और एम है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा उसका साइज एन है, जो हमने एरे बनाया था उसका साइज तो एन है, और बाकी स्टैक की साइज ज्यादा से ज्यादा एम जा सकती है ना, क्योंकि एम भी तुम्हारे रिक्वेस्ट है। बस, तो ये हो गया हमारा एक वाला क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये कोड वगैरह सब तुम्हें मिल जाएगा।